कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा की एक चुनावी जनसभा से लोकसभा चुनाव को एक नया रंग दिया, जब उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपकी मेहनत से की गई कमाई को समाज में एक खास वर्ग घुसपैठियों में बांट देगी। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या आपको ये मंजूर है। इस बयान के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2006 के उस बयान का सहारा लिया, जब डॉक्टर सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर एक खास वर्ग का हक सबसे पहले है। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार जब चाहे आपकी संपत्ति पर कब्जा करके किसी को भी दे सकती है या खुद रख सकती है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। संपत्ति का अधिकार मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A द्वारा शासित होता है। इसमें कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले के प्रावधानों के विपरीत मौजूदा स्थिति यह है कि संपत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। इस संशोधन के अनुसार निजी संपत्ति का होना एक मौलिक मानव अधिकार है। इसे कानूनी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का पालन किए बिना राज्य द्वारा नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा पहले कहीं हुआ है। इस बात का जवाब पता करने के लिए हमें जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स की संपत्ति के बारे में लिखी 2 किताबों को समझना पड़ेगा, जिसने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। ये किताब थी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल। उस समय पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से निर्णायक असर डाला था। माना जाता है कि रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ का उदय इस बात का उदाहरण था। यहाँ तक कि 20वीं सदी के इतिहास पर समाजवादी खेमे का बहुत असर रहा है। पहले ये समझ लेते हैं कि कार्ल मार्क्स की वो कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने नए वर्ग और संपत्ति के बंटवारे को लेकर नया ताना बाना समझाया था। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र समेत कई लेखों में पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की कल्पना की। उन्होंने बताया था कि आखिरकार इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में बुर्जुआ वर्ग को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगा। इस बात को उन्होंने विस्तार से अपनी रचना दास कैपिटल में भी जिक्र किया था। 20वीं सदी में मजदूरों ने रूस, चीन और क्यूबा जैसे देशों में शासन करने वालों को उखाड़ फेंका और निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि मार्क्स को ग्लोबलाइजेशन का पहला आलोचक माना जाता है, जिन्होंने दुनिया में बढ़ती अमीरी गरीबी के बीच की खाई के बारे में बात की थी। आज कुछ लोगों के हाथों में दुनिया की 50% से ज्यादा दौलत है। मार्क्स के सिद्धांत का एक अहम पहलू है अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू। ये वो मूल्य है जो एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है। मार्क्स का कहना है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को ले लेते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं। ऐसे में पूंजी चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है और मजदूरी में भी गिरावट आती है। कार्ल मार्क्स की इसी थ्योरी को आदर्श मानकर नक्सलियों ने 80 और 90 दशक में कई जमींदारों से उनकी जमीनें छीन ली। जिन्होंने इसका विरोध किया उसे बख्शा नहीं गया और उन्हें जीवित नहीं छोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी सिर्फ यूरोप में प्रचलित थी। संपत्ति के असमान वितरण को देखते हुए आजादी बाद संत विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसे कामयाब बनाया जाए। 1956 तक इस आंदोलन के तहत दान में 40 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन मिली, मगर बाद में यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। दरअसल विनोबा ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों का इस्तेमाल करते हुए सर्वोदय समाज की स्थापना की। ये रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका मकसद अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत दिया उसके मुताबिक भूस्वामी और अमीर लोगों को अपनी संपत्ति के न्यासी के रूप में काम करना चाहिए। उन्हें अपनी संपत्ति के अधिकार को आम लोगों को समर्पित कर देना चाहिए। संपत्ति के बावजूद उन्हें अपने को मजदूर वर्ग के स्तर पर ले जाना चाहिए और मेहनत करके जीवन यापन करना चाहिए। हालांकि गांधी जी का यह सिद्धांत लोगों ने नहीं अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद से ही विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पहले चरण में मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वह अब जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं।
देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।